कुछ सुना रहा था यार, क्या सुना रहा था? एक सवेरे मायके बेटी आ गई बिना खबर की फोन के। एक सवेरे मायके बेटी आ गई बिना खबर की फोन के। बोली बापू मुझे बेच के पैसे भर दे लोन के। बोली बापू मुझे बेच के पैसे भर दे लोन के। एक सवेरे मायके बेटी आ गई बिना खबर की फोन के। बोली मुझे नहीं जाना उस घर जिसमें प्यार मोहब्बत नहीं। बापू तू अंधा है क्या, क्या दिखती तुझको मेरी हालत नहीं। बोली उस मुझे उस घर जाना नहीं जिसमें प्यार मोहब्बत नहीं। बापू तू अंधा है क्या, दिखती तुझको मेरी हालत नहीं। कुत्तों की भौंक संगीत है बिना टोन के। एक बेटी एक सुबह माई के बेटी आ गई बिना खबर की फोन के। क्या इसका मतलब पता? दहेज प्रथा पर चोट है। चलो 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 आज क्या समझने वाले? देखो ये सारा पता किसका टॉपिक है? ये सारा टॉपिक है मेंस का। और मेंस के अंदर कंपैरेटिव करना यानी तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात लिखना, सारा इसका खेल होगा। और मेन मकसद इसका ये हुई है याद करना। मैंने कहा ना यूपीएससी के अंदर मेंस 2023 में आता सवाल आ चुका, आप सोच लो तो सेम क्वेश्चन इससे आया पूरा। वैश्विक स्तर के संविधानों की तुलना करना। अब सोच लो मैंने किस स्तर पर जाकर पढ़ाया होगा तुम्हें, ठीक है? तो वही नोट्स हमारे पास मौजूद है। कुछ महत्वपूर्ण यानी क्या लिखा, कुछ महत्वपूर्ण वैश्विक संविधानों का भारतीय संविधान के साथ तुलनात्मक अध्ययन। हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे जो ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। सही बात है। कौन सी स्टडी? कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन। कौन सी स्टडी? कौन सा अध्ययन? तुलनात्मक अध्ययन। किसका? भारत के संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन। याद रहेगी बात है? अच्छा, इसमें पहले नंबर पर समझेंगे ब्रिटिश संवैधानिक योजना। ये ब्रिटिश संवैधानिक योजना ये क्या बला? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम क्या है? ब्रिटिश अंग्रेजों के यहाँ संविधान आया कैसे, क्या व्यवस्था थी उनके यहाँ पहले? पूरी दुनिया में अगर संविधान पहली बार बना तो बना कहाँ? सबसे पहले संविधान कहाँ बना? किस कौन से देश ने संविधान बनाया, क्यों बनाया? इस व्यवस्था को समझना जरूरी है। ब्रिटेन वो देश है जिसने पूरी दुनिया को संविधान दिया उठा, पूरी दुनिया को लोकतंत्र सिखाया। ऐसा था क्या वहां से? ब्रिटेन के अंदर ऐसी क्या व्यवस्था थी? तो तुम लिखते वक्त तुम इस बात का जिक्र करोगे ब्रिटेन वही देश है जिसने पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी सिखाई, लोकतंत्र सिखाया। क्या हो डेमोक्रेसी? एक प्रकार की विचारधारा, तो लोकतंत्र एक प्रकार की विचारधारा। तो डेमोक्रेसी इज आइडियोलॉजी, एक प्रकार की आइडियोलॉजी वो विचारधारा। इसे स्टैब्लिश होने में कई सौ साल लग गए, कई सौ साल, आज तक भी स्थापित नहीं हो पाई पूर्ण रूप से। समझते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं क्या बला। चलो है क्या समझते हैं? ठीक, आ जाओ। जब देखो सरकार का संसदात्मक स्वरूप, देखो क्या क्या चीज हमने ब्रिटेन वहां से सीखा है। सरकार का संसदात्मक स्वरूप, ये पूरी दुनिया में सरकार के दो रूप हो। एक तो सरकार का अध्यक्षात्मक रूप हो जहां राष्ट्रपति की पावर हो, एक तो सरकार का संसदात्मक स्वरूप जहां प्रधानमंत्री की पावर हो। अध्यक्षात्मक स्वरूप को बोले प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट रिफॉर्म सिस्टम। सही बात है। प्रेसिडेंशियली गवर्नमेंट रिफॉर्म कह दो या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट्री सिस्टम कह दो। समझ की बात? या सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप। एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्री सिस्टम, एक सरकार का संसदात्मक स्वरूप जिसे बोलते हैं। समझ बात है? तो हमारे यहाँ कौन सा सरकार का संसदात्मक स्वरूप हमारे यहाँ मौजूद है। और जहां भी ये होगा ना वहां ज्यादा पावरफुल कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। सही बात है। वास्तविक कार्यपालिका का जो प्रमुख होगा, कार्यपालिका जिसे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, उसका जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा, सरकार का संसदात्मक स्वरूप होगा। जहां भी अध्यक्षात्मक स्वरूप होगा ना, जहां प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट्री सिस्टम होगा, वहां जो ज्यादा पावर होगी वो राष्ट्रपति के हाथों में, जैसे अमेरिका के अंदर। याद रहेगी बात क्या? अच्छा, या विधि का शासन होगा। विधि के शासन की संकल्पना, इसका क्या मतलब? वही विधि के शासन की संकल्पना का इसका मतलब वो रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी देश के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर, यह ऐसी संकल्पना हमारे देश के संविधान में है मौजूद। या कोई भी व्यक्ति कानून से कभी भी ऊपर नहीं हो सकता, कभी भी। अब जिस एरिया में तुम रहते हैं ना, तुम्हें लग रहा है तुम्हें इसकी बात को सहन करना पड़ रहा है, तो समझ जाओ फिर वहां तुरंत कानून जन्म ले लेगा, तुरंत कानून जन्म लेगा। अगर तुम्हें लग रहा है ना तुम्हें एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, तुम्हारा शोषण करा जा रहा है, तुम्हारा हरासमेंट हो रहा है, वही बात, तुम्हें लग रहा है ना तुम्हारा शोषण करा जा रहा है किसी भी वे में, तुम्हें लग रहा है ये चीज गलत है, तो समझ जाओ तुम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सको, न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सको, तुम्हारे साथ पक्का न्याय होगा। वह बात अलग हो, न्याय के अंदर देरी हो सकती है, सही बात, लेकिन न्याय जरूर होगा।
बात सुनाई बात है। और उसी चीज को तुम यानी कोई भी व्यक्ति कल को हमारा तुम डीएम बन गए, आईएएस अधिकारी बन गए और तुमने दबा दिखा रखी पावर, भयंकर वाली पावर, तो पता कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है, बेटा एक काम करो, हद में रहो, ये तुम्हारा ये काम है और इसी के बाहर जाकर काम नहीं करना। हरिद्वार के डीएम है तो हरिद्वार के बाहर तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, समझ में आया बात क्या। हरिद्वार के द्वार के बाद तुम कोई नहीं जानता कौन हो जी, मैं जज साहब हूँ, कहाँ का, नैनीताल हाई कोर्ट का। अच्छा, उत्तराखंड के बाद बेटा तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, उत्तराखंड के हाई कोर्ट के जज हो तुम, बाहर तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। होगा ना फालतू बदतमीजी करोगे तो संविधान के अंदर यानी कानून के अंदर कानून बना रखा है, उस कानून के अनुसार ही तुम्हें कार्य करना पड़ेगा। इसका मतलब इस देश के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी देश के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर अगर रूल ऑफ लॉ होगा, कोई भी व्यक्ति कानून से कभी भी ऊपर नहीं हो सकता, इसलिए कभी नहीं डरना चाहिए। इसी चीज को हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं, सही बात है। तो वी हैव रूल ऑफ लॉ, तुम बड़े प्यार के साथ कह सकते हो, कभी भी तुम्हें कहीं भी बोलना हो, वी हैव रूल ऑफ लॉ, हमारे पास विधि का शासन है, विधि के शासन की संकल्पना हमारे संविधान के अंदर नहीं था, सही बात है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश संवैधानिक योजना की, तो पूरी दुनिया को रूल ऑफ लॉ सिखाने वाला कि कोई भी व्यक्ति कानून से कभी भी ऊपर नहीं हो सकता, रूल ऑफ लॉ होगा, विधि के शासन की संकल्पना होगी, विधि का शासन होगा, सही बात है। तो ये समझ जाओ, चाहे सरकार का संसदात्मक स्वरूप हो, विधि के शासन की संकल्पना हो, पूरी दुनिया को सिखाने वाला अगर कोई देश है वैश्विक स्तर के तो वो ब्रिटेन नहीं दिया, याद रखना बात है। ब्रिटेन का मतलब सीधा सीधा इंग्लैंड से हो, अंग्रेजों ने सिखाया पहली बार। ये क्या कहानी थी, ऐसा क्या हुआ क्या वहाँ जी, क्या पहले वहाँ लगातार वहाँ बचपन से ही लोग 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी से ही लोग वहाँ उनके यहाँ लोकतंत्र मौजूद था। लोकतंत्र की क्या है, लोकतंत्र एक प्रकार की विचारधारा, वहाँ में से जनता को बरेता दे जा, सारे फैसले जनता करती है। तुम लग रहा है ना प्रधानमंत्री फैसले कर रहा है, झूठ बोल रहे तुम, प्रधानमंत्री तो तुमने बनाया, प्रधानमंत्री तो तुमने बनाया, तुम कौन हो, तुम जनता हो, तो सारा फैसले तुम वो नहीं कर रहे, तुम कर रहे, क्योंकि लोग अधिकांश लोगों ने वोट डाल के भेज दिया, तो जनता फैसले करती है। तुम्हें लग रहा है विधायक बहुत पावरफुल है, मूर्ख आदमी हो तुम, तुम्हें पता ही नहीं विधायक पावरफुल ही नहीं है, जनता पावरफुल हो। उस जनता ने वोट दिया, उस इलाके के लोगों ने उसे वोट दिया, कल को उस विधायक बना दिया, कल को मैं चुनाव लड़ूं मुझे जनता पावरफुल बना दे, क्यों नहीं बना सकती, तुम्हें बना दी पावरफुल, क्या दिक्कत है, जनता ताकत है। तो इसी तो चीज को हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र की लोकतंत्र जैसी विचारधारा जिस देश के अंदर होगी, वहां समझ जाओ वहां जनता ही पावरफुल होती है, जनता ही सर्वोच्च होती है, जनता भगवान है। इसलिए नेता तुम्हारे सामने हर 5 साल बाद हाथ जोड़ते पाए जाए। अगर लोकतंत्र ना होता ना तो फिर क्या हो, फिर तो हो मोनार्की, जिसे हम राजतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं। राजतंत्र जहां होगा, जैसे चाइना के अंदर सिस्टम हो, एक ही परिवार के लोग चुनाव लड़ते रहेंगे, वही जीतते रहेंगे, वही पार्टी में वही खड़े होंगे, वही चुनाव जीतते रहेंगे, तो इसे कैसे डेमोक्रेसी नहीं कहते। डेमोक्रेसी का डी भी नहीं है वहां से। नॉर्थ कोरिया में जाकर देख लो, श्रीलंका में देख लो कितना बुरा हाल हो रहा है, ऐसे अफगानिस्तान में जाकर देख लो कोई मतलब ही नहीं है, म्यांमार में जाकर देख लो, समझ गई बात। तो तुम भारत में रहते हो, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी, यहाँ से हर चीज में हमारे यहाँ डाइवर्सिटी में विविधता, चाहे तुम भाषा में देख लो, चाहे हमारे पास जातियों में देख लो, चाहे समुदाय में देख लो, प्रकार के धर्म रिलीजन में देख लो, अलग अलग प्रकार की हमारे पास विविधता पाई जाती है, फिर भी हम लोग एक साथ इस तरह रहते हैं। और हम ना कोई भी चीज हमारे देश के अंदर कोई भी कानून बना के ना सरकार, हम उसका ही विरोध करते हैं। मान लो सरकार ने कोई भी कानून बना दिया, कल को जाकर उससे विरोध करेंगे, यह चीज सही है, इसका गलत है। ये किसी भी देश के लिए बहुत अच्छा माना जा, किसी भी चीज की आलोचना करना किसी भी देश के अंदर बहुत अच्छा माना जाए, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। अगर कोई डेमोक्रेसी, कोई लोकतंत्र, अगर स्वस्थ लोकतंत्र बनाना किसी भी देश का, तो समझ जाओ बहुत जरूरी उस देश के अंदर जो सत्ताधारी पार्टी होगी, सत्ताधारी जिसकी सरकार होगी, उसकी आलोचना होनी चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, समझ रहे हो तुम। मान लो वर्तमान समय में मोदी जी की सरकार है, और मोदी जी की सरकार है और लोग इसकी आलोचना नहीं कर रहे, लोग इसकी आलोचना नहीं कर रहे, तो घातक है। लोग मोदी जी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, या चलो मान लो इस टाइम कांग्रेस की सरकार है, क्रिटिसाइज का मतलब उसके आलोचक नहीं है, तो ये बात समझ जाओ उस सरकार के लिए भी घातक है, हमारे देश के लिए भी घातक है। क्यों, सरकार जो विपक्ष है ना, कुछ लोग जो उन पर दबाव बनाते हैं, दबाव बनाकर उन पर काम करवाने का प्रयास करते हैं, और किसी भी लोकतंत्र के अंदर बहुत अच्छा मानना चाह, और होगा ही होगा। ये हमारे देश का हाल नहीं है, हर कंट्री का वही हाल होगा। कोई भी डेमोक्रेसी इस तरह ही सस्टेन करती है। अभी देखो मोदी जी के पास पिछले साल 330 से ज्यादा सीट थी, पिछली बार 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, अब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, मोदी जी के पास पता क्या हुआ, सीटों की संख्या कम होगी, 240 के आसपास, 543 मतलब लोकसभा में 543 मतलब समझ जाओ, जिसके पास 272 के आसपास सीट होगी ना, उसका पूर्ण बहुमत हो, 272 के आसपास सीट होगी, तो 273 के आसपास जिसका होगा पूर्ण बहुमत हो जाओ, 273 जिसके पास होगा। मोदी जी के पास इस बार 240 ही सीट आई, बाकी दूसरे दलों को अपने साथ रखना पड़ा जब जाकर मामला सस्टेन कर पाए। अब लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर कोई भी बिल पास करवाना हो, उनके लिए ना कुछ चने चबाने जैसा होगा, वो ना कुछ चने चबाना, वो भी लोहे के चने चबाना जैसा होगा। समझ की बात है, कोई भी बिल आराम से पास नहीं करवा सकते। किसने करा, जनता ने करा, तो जनता ही क्या हो, सर्वोच्च हो, तो जनता ही माई बाप हो, जनता ही क्या है, तो जनता तो बड़ा कोई नहीं है, देखना बात यार, ठीक। जनता कोर्ट के फैसले को कल बदल देगी सारी जनता। मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना भयंकर वाला, ये कर दिया वो कर दिया, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। एक काम करो, सारी जनता, तुम तो 145 करोड़ हो, इसमें तो 2 करोड़ भी निकल, संसद को जाकर घेर लो, भारी पड़ जाएगा ना, ऐसी तैसी हो जाएगी उनकी।
पूरी न्यायपालिका को घेर लो जाकर, 4-5 जज में तुम्हारा फैसला करेंगे क्या? कितने जज? 4-5 जज ही तो वे तुम्हारा फैसला करेंगे। तो जनता तो बड़ा कोई नहीं है। लोकतंत्र जैसी विचारधारा के अंदर जनता तो बड़ा कोई नहीं है। और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, ठीक। अम्बेडकर जी का बना हुआ संविधान, जब तक संविधान तुम्हारा कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। सही बात है, कोई भी दूर दूर तक भी यही हो रूल ऑफ लॉ। डरो मत कभी भी किसी से, कभी भी किसी से डरो मत। ये तो पढ़ाई इंसान में बदलाव करती है, इसीलिए तो पढ़ना बहुत जरूरी है। जो आसपास के बच्चे पढ़ के बैठ जाते हैं उसमें समस्या क्या है? समस्या यही तो पढ़ाई करते नहीं, कभी उन्हें जानकारी नहीं है। महिला इतना क्यों डरती है? अपने अधिकारों से वंचित है। सही बात है, सारी चीजें तो बात फोन कर कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ शेयर करके बैठे रहेगी। तुम ही तो मेरे पति हो, तुम ही मेरे देवता हो, तुम मुझे करके दोगे, मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो इतनी बड़ी बेरोजगार हूं, देखो तुम शाम फोन करती हूँ। और क्या है, पढ़ना लिखना है नहीं, खुद ही तो इस बात का प्रतीक देनी। अच्छा वीडियो इतनी काट रही, इतनी भेज दी। क्योंकि मैं तो बहुत बड़ी नहीं ठल्ली हूँ, जो कुछ करना नहीं बिल्कुल, ठीक। तुम तो मेरे देवता हो, क्योंकि मैं तो कानून पढ़ गई नहीं है, मुझे आई डोंट नो रूल ऑफ लॉ। जिन्होंने पढ़ भी लिया ना, उन्हें फीलिंग ही आया नहीं आया रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हो। किसी लॉ पढ़ने वाली छात्रा से मिलो जाकर, लॉ पढ़ने वाली, कानून पढ़ने वाली छात्रा, एक तो तरफ एक छात्रा होगी जो लॉ पढ़ती होगी, कानून पढ़ती होगी, दूसरी छात्रा होगी जो इंजीनियरिंग पढ़ती होगी। दोनों का कॉन्फिडेंस सामने उठा कर रखो। पुलिस वाला दोनों में किसके सामने नहीं बोल सकता? जो लॉ पढ़ने वाली छात्रा होगी, ये हो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट हो, जो आर्ट वाले सब्जेक्ट हो, उन्हें पढ़ने की कलाकारी, ये हो दम उनके अंदर, पर बोल के दिखा उसके सामने, और चाटा मार के दिखा उसका। इंजन का चाटा मार देगा पुलिस वाला, इसको नहीं मार सकता, डरेगा। कारण क्या है? उसको सारा नियम पता, इसे पता है जेल के अंदर से कैसे लखाना, इस पुलिस वाले को कैसे जेल के अंदर फंसाना जाकर बीच में। समझ में आया बात? या हुआ क्या था? इसकी पृष्ठभूमि कहां से आई? कैसे लोकतंत्र कैसे पैदा हुआ? लोकतंत्र छोटा छोटा बच्चा ही था, शिशु था। जब लोकतंत्र शिशु अवस्था में था, कहां से पैदा हुआ? किसने पैदा करा? कौन माई बाप है? ब्रिटेन के माई बाप। ब्रिटेन जो इंग्लैंड वाले ना, इंग्लैंड वासी, उन्होंने पूरी दुनिया को लोकतंत्र सिखाया। कैसे सिखाया? आओ जानते हैं वहां हुआ था क्या। ठीक है, मैं ज्यादा तो बता नहीं सकता, इतना बताऊंगा जो इतना हमारे काम का। पृष्ठभूमि क्या? पृष्ठभूमि क्या है इसकी? ब्रिटेन में राजतंत्रात्मक था पहले, मोनार्की थी वहां से। मोनार्की राजतंत्र था वहां। क्या था? राजतंत्र। और राजतंत्र जब जहां भी होगा ना, वहां राजा की मुख से निकला हो पर वचन ही वही कानून होगा। एक व्यक्ति जो बात बोल रहा वही कानून बन जाएगा। जैसे अशोक सम्राट हुए, जैसे अकबर हुए। तो तुम ये चाहते हो जनता का शासन होना चाहिए कि राजा का शासन होना चाहिए? जब तुम यही चाहते हो तो ऐसी विचारधारा वहां इंग्लैंड के अंदर पहले नहीं आती। इंग्लैंड के अंदर जाती, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं आती ऐसी विचारधारा। जब पूरी दुनिया में ऐसी विचारधारा कहीं भी नहीं आती, ऐसी आइडियोलॉजी कहीं भी नहीं आती, तो फिर क्या था? पता क्या था? वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी वहां ब्रिटेन के अंदर पहले। 1688 के अंदर कमाल हो गया, एक क्रांति हुई वहां से, एक रिवोल्यूशन हुआ। ये कौन सी क्रांति भाई? ये भी देख सकते हो कौन सी क्रांति? रक्तविहीन क्रांति। रक्तविहीन का मतलब जहां रक्त का एक भी टुकड़ा ना गिरा हो। ये ऐसी पहली रक्तविहीन क्रांति, ऐसी क्रांति को गरिमामय क्रांति के नाम से जाना जा। गरिमा, इसमें हमें फक्र होना चाहिए। फक्र क्यों होना चाहिए इसको? इसलिए होना चाहिए खून का एक कतरा तक नहीं गिरा और ऐसी क्रांति हुई। राजतंत्र कभी भी नहीं पता लग चुका कब जो राजतंत्र था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जो हमारे पास जो मोनार्की सिस्टम था, वो कब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका, यानी संवैधानिक राजतंत्र में बदल चुका। जो राजतंत्र था ना, जो राजतंत्र था, वो संवैधानिक राजतंत्र बदलने में टाइम नहीं लगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुकी वो। लोकतंत्र की अवधारणा वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी, यानी कोई व्यक्ति राजा के फैसले से असहमत अगर पहले हो जाता तो व्यक्ति को वही सुनना पड़ेगा जो राजा कहेंगे। व्यक्ति को वही सुनना पड़ेगा जो राजा कहेंगे। लेकिन क्या हुआ? वहां एक क्रांति हुई, वहां के लोगों ने आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया कि राजा गलत बोल रहा। अगर राजा गलत बोल रहा तो यूं समझ जाओ फिर राजा की बात को जब गलत ठहराया जाएगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन जिसे बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जिसे वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी, कुछ इस प्रकार समझो क्या भला हो। एक व्यक्ति के अंदर पढ़ने वाले विचार, मेरे अंदर कोई भी विचार आया, यार मुझे ना यहाँ से छोड़कर मुझे ना हैदराबाद के अंदर अपना सेंटर नहीं खोलना, हरिद्वार का अपना सेंटर खोलना, वो भी बहुत बड़ा सेंटर खोलना, बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर, वो भी सब बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर खोलना। सही बात है। अगर यहाँ का हरिद्वार का कोई राजा होगा तो मुझे वो राजा पता क्या कहेगा? ओए तेने मेरे से पूछा सेंटर कैसे खोल लिया हो?
तो क्या होगा, मेरे अंदर पलने वाले विचार वहीं के वहीं धरे रह जाएंगे और मैं वहाँ कभी कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाने का, गरीब बच्चों को बेचारों को कभी नहीं पढ़ा पाने का। मैं सोच रहा था झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को पढ़ाऊंगा, उन्हें ट्रेनिंग दूंगा और उन्हें IAS PCS बना दूंगा। अच्छा, तो मेरे अंदर तो विचार अंदर ही दबा रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था। समझ आई बात है? अब मेरे अंदर पलने वाले विचार, उन जो मेरे विचार अंदर पल लेते, उनमें मूर्त रूप दे सकता हूँ, उन्हें सच में स्थापित कर सकता हूँ कि इसी चीज को तो हम लोकतंत्र कहते हैं। ऐसा हुआ जब 1688 के अंदर ब्रिटेन के अंदर एक क्रांति हुई, जिसे रक्तहीन क्रांति या गरिमामयी क्रांति के नाम से जानते हैं। वहां के लोगों ने मिलकर क्रांति कर दी, अपने अंदर पलने वाले विचारों को बाहर निकाला, लोगों ने बोलना शुरू करा, उस राजा के खिलाफ बोलना शुरू करा। फिर राजा को भी बात समझ में आ चुकी, अब काम चलने वाला नहीं है, अब एक नई विचारधारा जन्म लेनी स्टार्ट होगी। जो नई विचारधारा जन्म लेनी स्टार्ट हुई, उसी विचारधारा का नाम हमारे पास डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। बात समझ नहीं क्या कहा मैंने? कभी भी याद रखना बात क्या कह रहा हूँ। ये सारी बातें इंटरव्यू तक काम की आगी। क्या था वहाँ? पहले देखो वहाँ मोनार्की सिस्टम था, तब धीरे धीरे एक लोकतंत्र जैसी अवधारणा, लोकतंत्र डेमोक्रेसी की जो आइडियोलॉजी थी धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, क्योंकि वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी जन्म ले रही थी। सही बात है, लोगों के अंदर धीरे धीरे चेतना विकसित हो रही थी। किस चीज की चेतना? बोलने की चेतना विकसित हो रही थी, डेवलप हो रही थी, लोग बोलना सीख रहे थे ब्रिटेन के अंदर। समझ में आई बात है? तो बहुत जरूरी हो अपने जो तुम्हें एक्सप्लोइट कर रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना। कभी भी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, अगर कहीं गलत हो रहा ना, तुम अगर उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो तुम हमेशा, ये दुनिया हमेशा डरा डरा कर रखोगी, चाहे तुम कहीं भी जी रहे हो। इसलिए जरूरी हो नियम कानून पढ़ना, बहुत जरूरी हो। और जो तुम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं ना, ये सुप्रीमेसी लॉ हो, पूरे देश का सबसे बड़ा कानून है। कुछ कानून जो तुम्हारे लिए बनाए गए ना महिलाओं के लिए, जैसे विशाखा गाइडलाइंस होगी, महिलाओं के लिए स्पेशल पॉक्सो एक्ट होगा, वे इतने बड़े कानून नहीं है जितना बड़ा कानून है। तुम सबसे बड़ा कानून पढ़ रहे हो, ये सारे कानून इसको ध्यान में रखते तब बनाए जा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जा कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीमेसी लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन बढ़कर इंसान के अमूल चूल के परिवर्तन हो जा। जब खासकर मेरी क्लास में बैठा हो, मैं तमाम तरीके के उदाहरणों से बताता हूँ। समझ में आया बात? ये चले, और क्या हुआ? विधि के शासन की संकल्पना जन्म लेना स्टार्ट कर दिया। अब ना राजा की बात, राजा के मुख से निकला हुआ प्रवचन कानून नहीं होगा, कानून बनाना पड़ेगा। कानून बनाएगा जनता की सहमति से, और वही कानून बनाएंगे जिन्हें जनता ने चुनकर भेजा होगा, जिन्हें जनता अच्छा मानती होगी, वही कानून बनाने की भागीदारी होगी। समझ बात क्या? तो विधि के जो शासन की संकल्पना नहीं थी ना, उसने जन्म लेना शुरू कर दिया। समझिए बात, विधि के शासन की संकल्पना, रूल ऑफ लॉ ने जन्म लेना शुरू कर दिया। जब लेना शुरू करते, इसका कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। समझ में आई बात है? वह बात अलग, आज भी हमारे देश के अंदर इसका उल्लंघन होता हो। अगर तुम्हें लग रहा है ना ये व्यक्ति तो यार कानून भी फॉलो नहीं कर रहा, तो तुम बता चिल्ला क्या होगा? हमारे पास रूल ऑफ लॉ है। ये बात भूलो मत बिल्कुल भी। बड़े बड़े नेता इसी बात को बोलते रहते हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति है इसी तरह इसी टोन में बात करते हैं। हमारे पास रूल ऑफ लॉ है, हमारे पास विधि के शासन की संकल्पना है। समझ में आई बात क्या? हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है संकल्पना। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति कानून से कभी भी ऊपर हो ही नहीं सकता। कहाँ से एडॉप्ट करके लेके पूरी दुनिया में किधर से निकाया? ब्रिटेन ने सिखाया। यही है, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। अच्छा, ब्रिटिश संवैधानिक योजना, पेपर में सवाल कैसा आगा, लिखेंगे क्या? ये तो तुम्हारे अंदर विचारधारा जनरेट हो। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का मतलब क्या हो? लोकतंत्र में किसका शासन हो? पहले बताओ किसका शासन हो? तो क्या तुम चाहते हो लोकतंत्र होना चाहिए कि राजतंत्र होना चाहिए? लोकतंत्र जैसी विचारधारा होनी चाहिए पूरी दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, प्रत्येक देश के अंदर लोकतंत्र जैसी विचारधारा होनी चाहिए। डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि मोनार्की होनी चाहिए? डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तुम खुद ही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें जानकर हैरानी होगी, तुम्हारे जो पड़ोसी देश है ना, वहां को भी डेमोक्रेसी को फॉलो ही नहीं करता। जैसे पाकिस्तान हुआ, जैसे पड़ोसी देश देख लो, चाइना होगा, डेमोक्रेसी का डी भी नहीं है वहाँ। एक ही पार्टी चुनाव लड़ रही है, वही खड़ी हो रही, वही उनका बना हुआ। नॉर्थ कोरिया देख लो उठाकर, म्यांमार देख लो उठाकर, सही बात यार, थाईलैंड में चले, सिंगापुर में चले जाओ, ये देश डेमोक्रेसी का ढोंग करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी को कभी नहीं मानते। तो तुम बहुत अच्छे देश में रहते हो, तुम यहाँ किसी की भी आलोचना कर सकते हो, तुम राहुल गांधी पे कटाक्ष कर सकते हो, तुम मोदी जी पे कटाक्ष कर सकते हो, किसी से किसी पार्टी में जा सकते हो, यही लोकतंत्र की पहचान हो। और लोकतंत्र हमारे यहाँ स्टैब्लिश नहीं हुआ, स्थापित नहीं हुआ लोकतंत्र। जिस दिन भी हमारे देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा, उस दिन, मैंने तुम्हें पहले ही कही थी बात, मैंने कहा प्रधानमंत्री किसी झोपड़ी में बैठकर चाय पी रहा होगा। क्या हुआ? रास्ते में तो कोई गाड़ी गुजर कर गई कोई विधायक की, 6 गाड़ी आगे 6 पीछे, रोड खाली करवा दिया। अबे महामूर्ख आदमी, कभी नॉर्वे स्वीडन जैसे देशों में जाएगा ना, जनता को वहां फर्क ही नहीं पड़ता। यूरोपियन कंट्री ना, यूरोपियन, वे पहले दिन सब चीजों को देख रहे। क्यों? लोकतंत्र वहां मेच्योरिटी वाली अवस्था में आ चुका, लोकतंत्र वहां धीरे धीरे मेच्योर हो चुका। जब मेच्योर हो जाएगा ना, लोकतंत्र मेच्योर हो जाएगा। इसका क्या मतलब हो? इसका ये मतलब हो, अब लोग समझ चुके, ये जो व्यक्ति बनाया विधायक, ये जो सांसद बनाया गया, ये हमने बनाया, ये इसका वजूद हमारी वजह से, ये हमारे चरणों में माथा टेकेगा, ना कि हम इसकी वजह से रोड पर उतर जाएंगे। समझ में आई बात है?
ठीक, तो किसी भी देश के अंदर जब लोकतंत्र धीरे धीरे जन्म लेना स्टार्ट कर देगा, तो लोकतंत्र जैसे मेच्योरिटी की अवस्था में आगा, तो वहाँ इस तरह की व्यवस्था तुम्हें दिखाई देगी। हमारे यहाँ भी कम से कम ऐसा होगा 400-500 साल बाद ऐसी व्यवस्था, क्योंकि हमारे देश के लोग इतने जागरूक थोड़ा ही है। सही बात। तो बताओ भारत के अंदर कितने लोग होंगे, कितने बच्चे होंगे जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगे? अवेयर ही नहीं है। यू हैव नॉट अवेयर। आई एम सेइंग दैट यू शुड बी ऑलवेज अवेयर व्हाट इज योर फंडामेंटल राइट्स। वही बात है, क्या है तुम्हारे मौलिक अधिकार, ये पता क्यों नहीं होने चाहिए तुम्हें? बेसिकली पता होना चाहिए तुम्हें यार। अच्छा, ये समझ लो क्या बोला। संवैधानिक योजना, ब्रिटिश संवैधानिक योजना वैश्विक समुदाय को, यानी पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया को अगर कोई लोकतंत्र सिखाने वाला देश, वैश्विक समुदाय को संसदात्मक स्वरूप तथा विधि के शासन की संकल्पना सर्वप्रथम ब्रिटेन या इंग्लैंड के द्वारा दी गई थी। पहली बार अगर पूरी दुनिया को अगर किसी ने सिखाया तो किसने सिखाया? इसने सिखाया। समझ की बात है। अमेरिका के संविधान वालों ने इस व्यवस्था को जरूर अपनाया होगा। अमेरिका का संविधान कब बना है? 1787 में। तो उन्होंने तो रूल ऑफ लॉ को इन्होंने तो अपने संविधान में ढक रख लिया होगा। अब सवाल है, भारत ने जब अपना संविधान बनाया होगा तो भारत ने कौन सी विधि अमेरिका वाली उठाई होगी या ब्रिटेन वाली उठाई होगी? देखते हैं, वो तो खुद ही पता लगेगा। हाँ, हमने तो ये सरकार का संसदात्मक स्वरूप तो हमने ब्रिटेन से उठाया। ठीक, आगे चलते हैं। ब्रिटेन में पहले राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, ये तो समझा रहा था मैं तुम्हें। राजतंत्रात्मक मोनार्की यार, वहां मोनार्की सिस्टम था पूरा का पूरा। अच्छा, परंतु 1688 में वहां क्या होते, एक क्रांति होगी थी, गरिमामयी क्रांति लिख रखा है इस तरह तुम अपना अंतर लिख सकते हो, इसीलिए लिख रखा है। उसके बाद राजतंत्रात्मक व्यवस्था, वहां संवैधानिक राजतंत्र, जो वहां का राजतंत्र था ना, वो राजतांत्रिक व्यवस्था वो संवैधानिक राजतंत्र में तब्दील होगी, बदल चुकी वो पूरी की पूरी। यस और नो? अच्छा, परिणाम स्वरूप रिजल्ट क्या निकल गया? लोकतंत्र की अवधारणा का सूत्रपात हुआ लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र की अवधारणा यहाँ से जन्म ली जब 1688 में वहां इंग्लैंड के अंदर गरिमामयी क्रांति। उससे पहले लोकतंत्र को कोई नहीं जानता था। क्यों? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है यार, कोई जानवर नहीं आए हो। लोकतंत्र एक विचारधारा कभी नहीं दिखाई देती। कुछ इस प्रकार समझो, जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बाद ना मैं समझा रहा हूँ, अचानक मेरी मृत्यु हो जाए तो बच्चे मेरे कहे हुए कर्म पर चलेंगे नहीं चलेंगे? इसका मतलब वो विचारधारा को, व्यक्ति को माना जा सकता, कभी विचारधारा को नहीं माना जा सकता। इसे कुछ इस प्रकार समझो, सोनू मर जाएगा, सोनूवाद नहीं बनने का। वाद का मतलब वो आइडियोलॉजी, सोनूलिज्म बोल लगे सब, सोनूलिज्म, LISM इसे बोलते हैं। व्यक्ति मर जा, विचारधारा नहीं मरती। क्या मर जा? अब बताओ, भगत सिंह को भूल जाओगे तुम? भगत सिंह को भूला जा सकता? भगत सिंह ने जो काम करा वो कभी नहीं भूला जा सकता। इसी के कारण से याद रखा जा। व्यक्ति को नहीं याद रखा जाता, व्यक्ति को उसके काम से याद रखा जा। इसलिए धरती पर पैदा हो गए ना, तो कुछ करके जाना। किसके लिए? इस समाज के लिए कुछ करके जाना, इस सोसाइटी के लिए। नहीं तो जानवर में तुमको कोई अंतर नहीं है। समझ में आया बात? यार अब बताओ कोई प्रॉब्लम है तक? आगे चलते हैं। अच्छा, वही लिखा हुआ सारा का सारा सूत्रपात हुआ। तत्पश्चात विधि के शासन की संकल्पना का जन्म हुआ। इस प्रकार व्यवस्था व्यक्ति के अधिकारों पर बल दिया गया। तो क्यों? तो ताकि हमने व्यक्ति के अधिकारों को बल देना शुरू कर दिया। व्यक्ति के अधिकारों को, जो इंसान थे ना अपना, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, उसको बल देना स्टार्ट कर दिया। पहले अगर जब वहां राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, ये लड़की नहीं कहती थी नहीं कौन हो तू राजा रोजा, सीधे जेल में। यही राजतंत्रात्मक व्यवस्था। ये तुम पुरानी पिक्चरों में भी उठा के देखते होंगे। अब कोई भी पुरानी पिक्चर देखोगे ना तो तुम तुरंत याद आना चाहिए तुम, अच्छा तो मोनार्की सिस्टम चल रहा है, मोनार्की चल रही है यहाँ तो ये कैसी व्यवस्था? तो मोनार्की जो राजतंत्र था, गरिमामय क्रांति के बाद उस संवैधानिक राजतंत्र में तब्दील होगा, बदल चुका हो। ये सर नो, हर व्यक्ति के शब्द और भाषा अलग अलग हो, वो पढ़ने से डेवलप हो। समझ बात? या चले, जैसे पढ़ते पढ़ते जाओगे तुम्हारे पास या हिंदी हो जाएगी, इंग्लिश हो, मेन मकसद तो समझ में आना। अच्छा, आगे चलते हैं भैया। ब्रिटिश संवैधानिक योजना के मुख्य बिंदु, ये मेंस में लिखे जाते हैं। सारे में तो क्या बताया मैंने तुमको? ठीक, ब्रिटिश संवैधानिक योजना के मुख्य बिंदु कौन कौन से, सारे मेंस में लिखे जाते हैं। चले चलो आ जाओ समझते हैं। ब्रिटिश संवैधानिक योजना, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम थी। उसके मेन पॉइंट क्या है, मुख्य बिंदु क्या है, उसके मेन पॉइंट क्या, ये सारे जब भी लिखना शुरू करोगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता तुम वैश्विक स्तर के संविधानों की तुलना कर रहे हो और ब्रिटेन को छोड़ दोगे। ब्रिटेन ने पूरी दुनिया को सिखाया, तो जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया को सिखाया उसे कैसे भूला जा सकता? मैं कल को पढ़ाना छोड़ दूं, ठीक है, कल को आज तो 10 साल बाद यहाँ से कोई इस एरिया में कोई लोग बात कर रहे हो, पुराने लोग, तो पता क्या कहेंगे, यार इस व्यक्ति में यहाँ एक लड़का रहा करता था, वो बहुत अच्छा पढ़ाता था यार, उसने बहुत बच्चों को पढ़ाया बेचारा था, बहुत मेहनत करी। ऐसा कहेंगे नहीं कहेंगे मेरे मरने के पश्चात? समझ में आई बात है? चलो, ब्रिटेन में राजतंत्र केवल प्रतीकात्मक रह गया। अब वहां राजतंत्र तो है, अब भी वहां राजतंत्र, जिस तरह हमारे लोकसभा राज्यसभा ना,
उनका जो दूसरा सदन है वो उन्होंने अभी प्रतीकात्मक रखा है, सिंबल तरीके से। माइंड सेट ही ऐसा ना, हटाया ही नहीं उन्होंने आज तक वो। उसके अंदर राज्यसभा का वहां कोई काम नहीं है, ऐसे जिस तरह हमारे हाउस ऑफ द पीपल हो, हाउस ऑफ द कॉमन हो, वहां से लोड सभा हो, वहां से इस तरह तो हाउस ऑफ द कॉमन हो, हाउस ऑफ द पीपल हो। तो जो हाउस ऑफ द पीपल की जगह हाउस ऑफ द कॉमन है ना, उन्होंने आज भी बनाए रखा हो। जिस तरह हमारे राज्यसभा, और उसके अंदर जो सदस्य हुआ ना वो इलेक्ट होकर नहीं आते, सही मत है, सिलेक्ट होगा वो। एक तो इलेक्ट होना, इलेक्ट होने का मतलब चुनाव करके भेजना जनता के द्वारा। एक को सिलेक्ट होना, जिसे उठाया सीधा वहीं भेज दिया। उनके यहाँ दो सदन है इस तरह। तो उन्होंने क्यों रख रखा हो ना, क्योंकि पूरी दुनिया पर अगर किसी देशों ने राज करा, वो इंग्लैंड ही है, ब्रिटेन ही हो, तो उनका माइंडसेट आज भी ऐसा, वहां आज भी रानी महाराजा हो, रानी हो महाराजा हो, वहां से बैठा कर रखा, देखो देखो हमने पूरी दुनिया पर राज करा। वो माइंडसेट बदल नहीं पाया ना आज भी। वो कई सारे लोग पूर्व के देशों पर सब पर अधिकार करा, चाइना उनके अंडर में था, म्यांमार उनके अंडर में था, श्रीलंका उनके अंडर में था, अमेरिका उनके अंडर में था, पूरी दुनिया को गुलाम बना कर रखा उन्होंने। आज तक भी उन्होंने हाउस ऑफ द कॉमन बना रखा है, उसके अंदर अपना मंत्री वो बना हुआ राजा, आज भी राजा प्रतीकात्मक रहेगा, सिंबल रहेगा। सही बात है, सिंबल वो दिखाते हैं, देखो हमने पूरी दुनिया पर शासन करा, हम राजा थे पूरी दुनिया। ठीक, पता लग गया। लिखा परिणाम स्वरूप विधि के शासन की संकल्पना में उभार आया, क्योंकि प्रतीकात्मक रहेगा। ब्रिटेन के अंदर जो राजतंत्र था, राजतंत्र तो खत्म ही होगा, प्रतीकात्मक रहेगा। ब्रिटेन वासियों ने जिस तरह विधि के शासन की संकल्पना को प्रस्तुत किया, यह वैश्विक समुदाय के लिए आधुनिक जरूरत बन गया। जो विधि के शासन के लिए ब्रिटेन वासियों ने जिस तरह, ब्रिटेन वासियों ने यानी इंग्लैंड वालों ने, अंग्रेजों ने जिस तरह विधि के शासन की संकल्पना को प्रस्तुत करने का प्रयास करा, वो आधुनिक समय की, आज के समय के लोगों की जरूरत बन चुका। वो बहुत जरूरी था आज के समय में। क्या तुम चाहते हो किसी देश के अंदर विधि का शासन होना चाहिए? आप कहोगे हाँ विधि का शासन होना चाहिए। क्यों? क्या आज के समय की जरूरत है? हाँ आज के समय की जरूरत है, विधि का शासन हर देश में होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कानून तक कभी भी ऊपर नहीं होना चाहिए, चाहे वो सांसद ही क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तुम्हें जानकर भी हैरानी होगी, हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ अभी, यूसीसी जिसे बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। सही बात है, समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड पहला राज्य जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया, और उसमें ना उन्होंने बहुत सारे बदलाव करे। अब प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके लिए एक कानून रख दिया गया। पहले उनके लोग के अनुसार काम करे थे, मुस्लिम लोग के अनुसार, हिंदू लोग के अनुसार काम कर रहे थे। गलत था, मैं खुद भी चाहता था ये यूसीसी लागू होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी समस्या थी इसके अंदर। समझ में आई नहीं बात है? अगर मुस्लिम व्यक्ति उसने मर्डर कर दिया तो 2 साल की सजा, क्योंकि उनके नियम के अनुसार काम हो रहा है। अगर हिंदू ने मर्डर कर दिया उसे 4 साल की सजा, क्योंकि उसके अनुसार काम। तो इसमें कंट्राडिक्शन होता है, विरोधाभास होता था। तो यूसीसी लागू होने के बाद बहुत अच्छी बात है, पूरे देश के अंदर 28 राज्यों में हम पहले नंबर पा रहे उत्तराखंड वाले कि जिन्होंने यूसीसी लागू कर दिया। समझ आई बात है? तो ये अच्छी बात है। उन्होंने एक और चीज बनाई इसके अंदर, अगर तुम उत्तराखंड के अंदर रहना होगा तो रिलेशन में रहना होगा, शादी नहीं करवानी तो रिलेशन कार्ड बनवाना पड़ेगा तुम्हें। सही बात है, बहुत सारे उन्होंने प्रावधान करे, तुम्हें पढ़ना चाहिए रिलेशन, अगर बिना शादी के साथ रहना तो एक 2 अभी कल परसों ही रजिस्ट्रेशन करवाया, एक रजिस्ट्रेशन हो चुका है उत्तराखंड के अंदर, एक तो लड़का की लड़की है, दोनों बिहार के रहने वाले, उन्होंने पहली बार रजिस्ट्रेशन करवा दिया कि उन्होंने कहा कि हम साथ रहेंगे लेकिन बिना शादी के साथ रहेंगे, इसी लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक, गांव की भाषा में पता क्या कहते हैं? घर से बिरान। गांव में कहते हैं, गांव क्या कहते हैं? गांव में तो सीधा शादी करवाते हैं ना। तुमसे पूछेगा वहां इंटरव्यू में, बताओ लिविंग रिलेशनशिप सही है गलत है? बता, तू बता। लिविंग रिलेशनशिप क्या रहना? 2 व्यक्ति शादी नहीं कर रहे फिर भी साथ रह रहे, बता क्या कहना? इस स्तर पर तुम अपनी समझ डेवलप करनी पड़ेगी कि किसी भी विषय को तुम उखाड़ के तुम्हारे सामने रख दो, ठीक है, उसके तुम गड़े मुर्दे सारे उखाड़ सको, उसका अच्छा भी बता सको, बुरा भी बता सको। इस स्तर पर जब तक तुम्हारी समझ नहीं होने की, तब तक तुम सिविल सर्विस में तुम्हारी नो एंट्री। चूंकि सुन लो भाई, सुन लो, बात कर लो, बात करो, सुन लो। ब्रिटेन में अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान वाले देशों में सरकार के 3 अंगों में से विधायी पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये क्या लेजिस्लेटिव होगा हमारे पास, ये एग्जीक्यूटिव होगा, ये जुडिशरी होगी हमारे पास, की अपेक्षा अधिक शक्तियों का उपयोग करती है। मैंने कहा ना, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की अपेक्षा अधिक शक्तियों का उपयोग करती है, अतः ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। हमारे यहाँ ब्रिटेन की क्या खास बात है? हमारे यहाँ ज्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, न्यायपालिका के पास, लेकिन उनके यहाँ ज्यादा पावर पता किसके पास है? संसद के पास है। संसद का मतलब किसके पास है? लेजिस्लेटिव के पास। समझ गए? लेजिस्लेटिव के पास, उनके पास ज्यादा पावर है, ज्यादा पावर उन्हीं के पास। आगे चलो, ये 2 पॉइंट मैंने तुम्हें बताए। ऊपर मैंने कहा ब्रिटेन के अंदर लिखित संविधान, ऊपर पॉइंट क्या बताया था मैंने कहा था जो विधि के शासन की संकल्पना आज के लोगों की जरूरत बन चुका है। दूसरा पॉइंट मैंने तुम्हें क्या बताया? मैंने कहा हमारे यहाँ हमारे यहाँ नहीं, ब्रिटेन वालों के यहाँ क्या है? विधायी पालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की तुलना में ज्यादा पावरफुल हो, अधिक शक्तियों का उपभोग करती है। सही बात, ज्यादा पावर किसके पास होगी? विधायी पालिका। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ
तुम ये पॉइंट पढ़ते जाओ, अपने अपने भारत का सोचते जाओ। अगर तुलना करके भी लिखना हो तो बीच में ऐसे लाइन करके खींच दी, इधर इधर ब्रिटेन के बारे में लिखते चले जा रहे, इधर भारत के बारे में लिखते चले जा रहे। ये भारत के संविधान की विशेषताएं, ये ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं। समझ नहीं बात है? ऐसा करके तुलना करके एक 1.5 पेज भरा, काम 36 का बना। समझ गए? ब्रिटेन में सरकार का संसदात्मक स्वरूप है नहीं? वस्तुतः जिन देशों में सरकार का संसदात्मक स्वरूप होता है उन देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है। अच्छा, ब्रिटेन में द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रावधान, 2 सदन है वहां, मैंने भी तो बताया था, एक तो हाउस ऑफ द पीपल, एक हाउस ऑफ द कॉमन। कितने 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 सदन वहां? 2। और जहां भी समझ जाओ, जहां भी समझ जाओ सरकार का संसदात्मक स्वरूप होगा ना, जहां हमारे पास प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्री सिस्टम जहां भी होगा, सरकार का संसदात्मक स्वरूप जहां भी होगा, ये समझ जाओ सरकार के 2 ही सदन होंगे। एक तो होगा लोकसभा की राज्यसभा, जिस तरह हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा, तो 2 सदन होंगे, द्विसदनात्मक व्यवस्था। ठीक, 2 सदन होंगे वहां से। अच्छा, एक का नाम क्या है? हाउस ऑफ द कॉमन, उसे कॉमन सभा कहते हैं। लगभग 650 सदस्य, वहां कार्यकाल 5 साल का उसका भी, जिस तरह हमारे यहाँ लोकसभा होगी। एक तो हाउस ऑफ द कॉमन होगा, एक हाउस ऑफ द लॉर्ड होगा, हाउस ऑफ द लॉर्ड। इसके अंदर 800 सदस्य, अवधि अनिश्चित काल तक। यही तो बता रहा था मैं तुमको, 800 सदस्य ऐसे बैठते हैं वहां, ये अपने आपको आज भी राजा मानना। चुनाव नहीं होगा, सिलेक्ट नहीं होगा, अनिश्चित काल तक। देख लो, तो दोनों का नाम रट्टा मान लो उनका। एक तो हाउस ऑफ द कॉमन, नाम क्या है? कॉमन सभा। कॉमन, तुम कॉमन सभा की तुलना किससे कर सको? भारत की लोकसभा से कर सको, लेकिन कभी भी हाउस ऑफ द लॉर्ड की तुलना राज्यसभा से मत कर देना। सामान्य तौर पर कह सको, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो राज्यसभा के अंदर जो सदस्य बैठे हैं ना, उनका भी हमारे यहाँ चुनाव होगा, वो ये चुनाव होगा नहीं आते। सही बात है। ब्रिटेन के अंदर बात करोगे, ब्रिटेन के अंदर हाउस ऑफ द जो लॉर्ड है, लॉर्ड सभा के अंदर, लॉर्ड माई लॉर्ड, मेरे गॉड, समझ बात है, जो इसका मतलब क्या है? राजा। राजा हमारे यहाँ नहीं है बेटा। एक काम करो, चुनाव करोगे जब अंदर आओगे, विधायक वोट डाल लेंगे, भले ही अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, लेकिन चुनाव जरूर होगा तुम्हारा भी। हमारे यहाँ जनता माई बाप है, सही बात है। ठीक, हम ढोंग नहीं करते, इन्होंने क्या करा? इन्होंने ढोंग कर रखा है। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले। नोट, भारतीय संविधान, भारतीय संसदीय प्रणाली में लोकसभा की तुलना इंग्लैंड में उपस्थित संसदीय प्रणाली में कॉमन सभा से की जा सकती है। जो मैंने तुम्हें बताया, जो वहां की कॉमन सभा वो हमारे यहाँ की लोकसभा कर सको। लेकिन 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 भारतीय संसदीय प्रणाली में राज्यसभा की तुलना ब्रिटेन में उपस्थित लोकसभा से नहीं की जा सकती। राज्यसभा लोकसभा के बराबर नहीं है, कह दिया तो पाप लगेगा। समझ गए क्यों? क्योंकि राज्यसभा में प्रत्येक सदस्य का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, इलेक्ट होता है। हमारे यहाँ तो इलेक्ट होता है, उनके यहाँ सिलेक्ट होता है। क्या कहा हमने? वही बात है, सिलेक्ट करके यहाँ भेज दिया उन्होंने। सिलेक्ट का मतलब यही बंदी जाए, चलो चलो भाई। अब यहाँ नहीं आता, जनता माई बाप हो गया हमारे यहाँ से, तो राज्यसभा नॉट इक्वल टू लोकसभा। चलो आखिरी पल है, आखिरियां हैं तुझे ढूंढ रही है, सामने आ जा तू एक बार, आ जा तुझको पुकारे मेरा प्यार। चले, ये क्या बोला? ये भी समझ लो क्या बोला। सुनो, देखो, भारतीय संविधान और वैश्विक संविधानों की तुलनात्मक अध्ययन, यही तो पढ़ रहे थे हम। मैंने उसे चार्ट की फॉर्म में रो दिया। इसका कारण ये भी है कि इसे याद करने में आसानी रहेगी। 5 लाइन तुम आराम से लिख सकते हो, भी समझाऊंगा तुम कैसे लिख सकते हो। 5-6 लाइन यही तो चाहिए। भारतीय संविधान को विश्व के अन्य प्रमुख संविधानों के साथ तुलना करने में कई समानताएं भी हैं और कई भिन्नताएं भी हैं। समानताएं का मतलब कुछ ऐसी चीज है जब दूसरे देशों के साथ तुलना करेंगे भारत के संविधान में, और जैसे इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, मतलब ब्रिटेन का हुआ, फ्रांस का हुआ, अमेरिका का हुआ, तो ऐसी चीज मिलेगी जो भारत के संविधान में भी, इसमें भी। लेकिन कुछ ऐसी चीज मिलेगी जो इसमें है, इसमें नहीं। तो कुछ समानताएं भी हैं, कुछ भिन्नताएं भी हैं। सही बात है। चलो देखते क्या क्या समानताएं, क्या क्या भिन्नताएं। चलो 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 चलो, तो पहले हम तुलना कर लेते हैं भारतीय संविधान बनाम अमेरिका संविधान। तो इतने पॉइंट अगर तुम याद हो गए आज, अभी याद करने भी पड़ेंगे भैया। ये सुनो, याद भी करने पड़ेंगे, पेपर में सवाल भी आते हैं यहाँ से, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। भारत का संविधान ऊपर लिखा, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन।
ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन होगा। पहले नंबर पर विशेषता जानेंगे, विशेषता भारतीय संविधान की किस अमेरिकी संविधान की विशेषता जानते, ध्यान दो। पहले नंबर पर जाओ हमारे पास शासन प्रणाली में जानो कैसी शासन प्रणाली है हमारे, संसदीय शासन प्रणाली, यहाँ से राष्ट्रीय शासन, यहाँ हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटरी सिस्टम, जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंटरी सिस्टम। हमारे यहाँ के जो संविधान है उसकी प्रकृति कैसी है बताओ, विस्तृत एवं लिखित, बहुत बड़ा संविधान है, फैला हुआ संविधान हमारे यहाँ से लिखित। यहाँ भी कैसा जैसे संविधान अमेरिका के अंदर संक्षिप्त लचीला, 7 ही अनुच्छेद है वहां से, केवल 7 ही तो अनुच्छेद और कितने बस। उसके बाद अगर चलो मौलिक अधिकार, हमारे यहाँ मौलिक अधिकार व्यापक 7वां नीति निर्देश तत्व जोड़ दे उसके साथ, मौलिक अधिकार हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट कहां तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। कितने मौलिक अधिकार है, 6, पहले कितने थे, 7। उसके बाद साथ जोड़ के पता क्या कह रहे सुप्रीम कोर्ट ने, बिना मौलिक अधिकार, बिना मौलिक नीति निर्देश तत्वों के चल नहीं सकते बिल्कुल भी, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक भी कह दिया। अब सोच लो हमारे यहाँ व्यापक तथा 7वें नीति निर्देश, व्यापक मौलिक अधिकार है ना हमारे पास, व्यापक जनरल मतलब बहुत फॉर्म बहुत ज्यादा बड़े। अच्छा, केवल यहाँ क्या है, केवल नागरिक अधिकारों पर केंद्रित, यहाँ बस सिटीजन होगा ना जो यहाँ का नागरिक होगा उसके अधिकारों पर केंद्रित, उनके यहाँ ये नहीं है इस तरह करके नीति निर्देश तत्व दे एक प्रकार के, नीति बनाते समय सरकार को भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे यहाँ है एक प्रकार। तो यहाँ पॉइंट निकाल सको तुम आराम से, तो तुलना करके लिखोगे ना भारत का संविधान अमेरिकी संविधान। मान लो तुम्हारे पास टाइम कम रहेगा लिखने के लिए, तो इस तरह चार्ट को फटाफट बनाते चलो, अपनी बात तो समझा के चले जाओगे तुम, जिसके पास टाइम कम रह जा लिखने खातर, समझ में की बात है। तो पता लग चुका, शासन प्रणाली की बात कर दी मैंने, प्रकृति की बात कर दी, मौलिक अधिकारों की बात कर दी। उसके बाद न्यायिक पूर्वावलोकन, न्यायिक पूर्वावलोकन का मतलब क्या हो, जुडिशियल रिव्यू क्या हो, इसका मतलब पता क्या हो, इसका मतलब जानते क्या हो, हमारे पास जुडिशियल रिव्यू का मतलब संसद के कानून रद्द किए जा सकते हैं। संसद जो भी कानून बनागी ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो उसे कल कोई धक्का मेरे को बाहर निकाल, चल बेटा निकल, जैसे 99 संविधान संशोधन का कैसी ला तुम्हारी, सही बात है, 99 संविधान संशोधन को पूरा 99 संविधान संशोधन खारिज कर दिया, एनजैक उठाते फिरो, जाओ भाड़ में जाओ तुम्हारा एनजैक। ये ताकत है हमारे यहाँ न्यायिक पूर्वावलोकन की। अनुच्छेद 13 पढ़ने की कोशिश करना, कभी पढ़ो तो हमारे पास अनुच्छेद 13 यहाँ से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, समझ बात है। अच्छा, लेकिन वहाँ पता क्या है, वहाँ ऐसा नहीं है, सीमित और केवल संविधान की व्याख्या तक बस, इतना नहीं करने के वहाँ कोई कानून संसद बना के भेज दे और उसको पास करने के बाद जो उस न्यायपालिका वापस भेज दे, सही बात, उनके यहाँ ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना सीमित और केवल संविधान की व्याख्या तक बस, संविधान की व्याख्या कर सके, अच्छा ऐसा था बस, रद्द नहीं कर सकती इस तरह करके। हमारे यहाँ देख लो क्या है, व्यापक संसद के कानून कल को रद्द कर देगी कौन, सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है, उनके यहाँ क्या है, उनके यहाँ ना विधायपालिका का पावरफुल है। अमेरिकी संविधान की बात चल रही है यहाँ से, ठीक है। अगर हमारे संविधान में संशोधन करना हो करके दिखाओ, पता लग जाएगा। ये दोनों सेम हमारे यहाँ से, ये दोनों सेम है। कठोर बहुत, संविधान में संशोधन करना इतना आसान काम नहीं है। लचीला, कठोर एवं लचीला दोनों, कुछ प्रावधान हमारे से 90 प्रावधान फ्लेक्सिबल है, कुछ रिजिड है, कुछ तो फ्लेक्सिबल है, कुछ कैसे रिजिड। रिजिड कैसे हो, एनएमए का मतलब कठोर नहीं है जो, सभी की बात, कठोर और लचीले दोनों प्रावधान है। इनके यहाँ सारे के सारे प्रावधान कैसे कठोर है, संशोधन बहुत करना बहुत कठिन है। हमारे यहाँ जो कठोर संशोधन करना हो ना, इस पूरी प्रक्रिया को समझना हो, अनुच्छेद 368 समझना होगा। पिछले संविधान में मैंने खूब समझाया तुम्हें, यस और नो, चले। भारतीय संविधान बनाम ब्रिटिश संविधान, ये तो थोड़े पहले पढ़ रहे थे, ठीक। अब ये बताओ, ये विशेषता जानो। देखो भारतीय संविधान एक तरफ बना भारतीय संविधान की, एक तरफ ब्रिटिश संविधान की। अब यहाँ लिखित अभी अलिखित को लेंगे, हमारे कैसा लिखित, उनके यहाँ कैसा अलिखित, परंपराओं एवं प्रथाओं पर आधारित है उनका। हमारे यहाँ नहीं ऐसा है, हमारे यहाँ कोई परंपरा नहीं है ना, भाड़ में गई परंपरा। जो ऐसी परंपरा उसे भी हम नकारते चले जा रहे, समझ में नहीं बात है। ऐसे बाद में हमें बदलना पड़ा। शासन प्रणाली, हमारे यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था, उनके भाई संसदीय शासन व्यवस्था, ये तो सेम होगा। मैंने कहा समानता ही मिलेगी, कुछ भिन्नता ही मिलेगी। संविधान सर्वोच्च, वहाँ संसद सर्वोच्च, ये बड़ी दिक्कत है। संप्रभुता की बात करें, संप्रभुता का क्या मतलब हो, और शासन प्रणाली का क्या मतलब हो। शासन प्रणाली तो तुम जानते ही होगे। संप्रभुता का सोवरेंटी क्या हो, किस चीज को हम सोवरेंटी कहते हैं। संप्रभुता क्या हो, कोई भी दूसरा देश हमारे कार्यों में आकर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। नहीं कह सकता ओए ये वाला कानून बनाओ, ये वाला का, हम जो चाहो वो कानून बनाओ। जब तक हम आजाद नहीं आते तब तक हमारे पास संप्रभुता नहीं है कि अब हम संप्रभु देश, संप्रभु सोवरेंटी है, वी हैव सोवरेंटी। और यह बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर भी लिखी हुई, प्रियम्बल पढ़ेंगे इसके बाद हम, यानी देखिए जब संविधान ओरिजिनल संविधान उठाओगे ना, तो उठाकर उसका पहला पेज खोल लोगे तो पहला पेज पर प्रस्तावना लिखी हुई, उसे पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ा। पर ये शब्द वहां भी मिलेगा तुम संप्रभुता। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार दे दिए गए हम। अच्छा, स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है मौलिक अधिकार,
ब्रिटिश संविधान उठाओगे ना, हमारे यहाँ तो मौलिक अधिकार साफ देखोगे 12 से लेकर 35 तक स्पष्ट रूप से उल्लेखित है हमारे संविधान में, उनके यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। समझ की बात है? संविधान में संशोधन संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा, और यहाँ संसद द्वारा यहाँ सारे काम संसद करेगी, वे कल कोई कानून बदल दे। समझ में यही बात है? तो वहाँ संसद सर्वोच्च, हमारे यहाँ बेटे जनता सर्वोच्च, संविधान सर्वोच्च हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता, संविधान से बड़ा हमारे यहाँ कोई नहीं है। जो भी संविधान का संविधान के बारे में फालतू बोल लगा ना, वो गया, उसको कोई नहीं बचाने का हमारे यहाँ। मैं 3 देशों के क्यों बताया, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। भारत के संविधान पर इनका ज्यादा प्रभाव दिखाई दे। समझ में आई बात है? इसलिए बताया। यूपीएससी ने सवाल यही पूछा आपका। समझ में आया बात है? कोई भी कमीशन पूछेगा सवाल यही तो पूछेगा। आ जाओ, एक तरफ तो भारत का संविधान होगा, एक तरफ फ्रांस का संविधान होगा। वही विशेषता। सरकार का स्वरूप कैसा है? संसदीय प्रणाली हमारे यहाँ। तो वहाँ अर्धराष्ट्रपति प्रणाली बताओ, अर्धराष्ट्रपति प्रणाली, राष्ट्रपति प्रणाली भी नहीं है पूरी पूरी, उसको बोल लो को प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंटरी सिस्टम, अर्धराष्ट्रपति प्रणाली, अर्धराष्ट्रपति प्रणाली। लोकतंत्र का प्रकार प्रतिनिधि लोकतंत्र हमारे यहाँ हर चीज का चुनाव, प्रतिनिधित्व का मतलब चुनाव करना, पहले चुनाव करवा। वहाँ प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र दोनों, वहाँ प्रत्यक्ष भी है, प्रतिनिधि लोकतंत्र भी है। समझ में आएगी बात? या आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार, प्रतिनिधि लोकतंत्र पता कैसे कहते हैं? इसका मतलब हमारे यहाँ देखो, यहाँ लोकतंत्र का प्रकार, प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब हम नहीं सीधे संसद में जाके बैठने के, हम किसी को, एक व्यक्ति को भेजेंगे। 10 लाख की जनसंख्या हमारी, एक व्यक्ति को भेजेगी, एक व्यक्ति को चुनकर भेज देगी, चलो बेटा तुम जाओ, तुम संसद में जाकर बैठो। इसे बोलते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। हमने अपने प्रतिनिधित्व व्यक्ति को भेजा, वो हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, हमारी जनता की यहाँ की मांग उठाएगा। लेकिन उनके यहाँ पता क्या, ये तो प्रतिनिधि लोकतंत्र उनके यहाँ भी है, लेकिन कभी कभी उनके यहाँ जनता को बुला लिया जा, इसलिए बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। समझिए, जनता बुला ले जा वहां, अरे वहां सभा करे जा। कुछ जगह ऐसी भी है, अब सोच लो, तो जनता डायरेक्ट भागीदार हो रही है, जहां जनता डायरेक्ट भागीदार होगी उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोल लगे। समझ गए? ये हो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार तो हमारे मौलिक अधिकार तो है यहाँ, हमें बार बार थोड़ा पढ़ाऊंगा मैं, सही बात है। अधिकारों पर अधिक बल और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात कर रखी है। अधिकारों पर, राइट्स को अधिक बल दे रखा है यहाँ से। स्वतंत्रता की हमारे पास यहाँ फ्रीडम की बात कर रखी है, यहाँ से यहाँ इक्वलिटी की बात कर रखी है हमारे पास, यहाँ फ्रेटर्निटी की बात कर रखी है, बंधुता की बात कर रखी है। समझ में बात है? ये सब चीजों की बात कर रखी है यहाँ से। संविधान में संशोधन जटिल प्रक्रिया, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हमारे यहाँ से। अपेक्षाकृत आसान है, निकल को उठा के बदल देंगे। अच्छा, जब यही करना था कि धनिया लेना है क्या? हाँ भाई, अच्छा। अब क्रक्स क्या है देख लो, क्रक्स नहीं, क्रक्स। इनफरेंस क्या निकल गया, कंक्लूजन क्या है? ये क्या बोला, ये भी समझो। भारत के संविधान में विभिन्न विशेषताओं को अपनाया और अपने देश की जरूरतों के अनुसार ढाला। जो मैंने तुम्हें बताया था, वो नहीं बनाया। भारत के संविधान जब बनाया गया, दूसरे देश के संविधानों को लेके आ गया और उनको अपने अनुसार ढाल लिया गया। चलो, अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकार, ब्रिटिश संविधान के संसदीय प्रणाली देख लो। अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए, ठीक, और ब्रिटिश संविधान से संसदीय प्रणाली ली गई। तुम तो पूछा जाएगा मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका के। संसदीय प्रणाली कहां से ली गई? ब्रिटिश संविधान से। आयरिश संविधान, आयरलैंड जिसे बोल लो, वहां तक नीति निर्देशक तत्व लिए गए। ना जाने कितनी बार पेपर में पूछा हुआ सवाल ये कि हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी हमारे, वो कहां से ले रखे हमारे पास? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन था, जो आयरलैंड का संविधान उससे ले रखे, हमने एडॉप्ट कर रखे। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया भैया? गणराज्य की अवधारणा ली। ये गणराज्य की अवधारणा क्या हो? लोकतंत्र की। गण का मतलब क्या हो? जनता, जनता की अवधारणा, गणराज्य। तो जब तुम वो पढ़ोगे ना हमारे पास प्रस्तावना के अंदर ये सब दिखा देगा तुम्हें। डेमोक्रेटिक गणराज्य, यह इसे विश्व के सबसे विस्तृत और अनूठे संविधान में शामिल करता है। यही कारण, देखो इतने सारे संविधान को पढ़ने के बाद ना, इतने सारे संविधानों को पढ़ने के बाद हमने उनकी सबकी बात ले ली है, अपने संविधान में लिख दिया। इसको कुछ इस प्रकार समझो, मेरे पास 5 किताब रखी है, 12 किताब रखी, 1 2 3 4 5 6 12, और मुझे एक किताब लिखनी है 12 किताब को पढ़कर। तो बताओ मेरी किताब उन 12 किताबों से मोटी होगी कि छोटी होगी? कारण क्या है?
12 देशों के संविधान स्टडी करूंगा तो जब तो मेरा भी संविधान बड़ा हो जाएगा। यो जर्नली जर्नली सोचो ना, जर्नली। बच्चे क्या करें, बच्चे जरूरत से ज्यादा दिमाग लगा हुआ, जरूर से। ये बता क्या सोच रहे, हम एक पन्ना लेंगे सबका, ये तो सोच रहे होंगे। इससे फालतू सोच, तो इतनी चीजों को जर्नलाइज करना। मैं चाहता हूं ना, हेलो, आप नहीं चाहते हैं कि भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान जो मैंने समझाया सारा, इसे खूब पढ़ो। और ये तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा हमारे पास। ये हेडिंग बना के धड़ 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 धड़। लिखने का एक तरीका बताता हूँ, लिखने का तरीका कैसे बताता हूँ, समझ। भारत का संविधान और अमेरिका के संविधान का ना तुलना करके लिखना पड़ेगा। जब तुम्हें अकेले में, भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, सुन लो। भारत का संविधान और अमेरिका के संविधान में कई मौलिक अंतर है। जरूरी नहीं है तुम अपना उत्तर लिखते वक्त यही अपनी बात शुरुआत करो, सही बात है। जब तुलना कर, जब तुम लिखना चाह रहे हो ना, तो अपनी बात को कहीं से भी शुरू करा जा सकता है। भारत के संविधान से अपनी बातें स्टार्ट कर दो कि भारत का संविधान ना लगभग दर्जन भर के देशों को पढ़ने के पश्चात तब भारत का संविधान का निर्माण किया गया है। ऐसे स्टार्ट कर दो, याद स्टोर रात हो गई। तुम्हें यह लाइन अच्छी नहीं लग रही, सही बात है, ठीक। तो जिस प्रकार भी कह सकते हैं, क्योंकि कहने की कलाकारी हो ना। भारत के संविधान पर भारत मौलिकता के साथ साथ अनेक देशों के संविधान की छाप दिखाई पड़ती है, सही बात है। तो ये ना, ये सारी चीजें कहां से आती है, एक साथ ये आती है बहुत सारे पढ़ने से। क्योंकि शब्दों का भंडार जिस व्यक्ति के पास होगा, जिसके पास शब्द होंगे ना, जिसके पास शब्द होंगे, वो वाक्य एकदम तुरंत तैयार कर लेगा। और जो वाक्य तैयार कर लेगा ना तुरंत, वो अपनी बात पर तुरंत प्रभाव छोड़ देगा, सही बात है। मैं कुछ इस प्रकार समझाता हूँ, इसे आसान भाषा में। मैं मुस्कुरा दूंगा, तुम जल जाओगे। भारत से सुन लो, सुन लो। एक व्यक्ति ऐसा जो शायरी बोलता, बात को अपनी शायरी में कहता, ठीक, शायरिया में, कविताओं में अपनी बात को कहता, ठीक, डायरेक्ट नहीं बात को बोलता। एक वैसे सीधी सपाट बात करता, हाँ सीधी, जो बात को घुमा फिरा के बोल लगा, सस्पेंस में डाल देगा पूरा का पूरा, घुमा फिरा। लोग तो फोन लेने तैयार रहते हैं, वाह क्या, जैसे कवि होगा, लेखक होगा, और तालियां पीटते हैं उसके नाम पे। अब कविताओं बताओ, जैसे मैंने पूछा तेरे कितने नंबर आए थे, नंबर पूछ के क्या करोगे, क्या रखा है नंबरों में, ये बता क्या बोलोगे, क्या रखा है नंबरों में, जब हमने दिलों में छिपा रखा है बंदरों को। ऐसे मैं शायरी बना रहा था, नहीं बना रहा था, तो शायरी तो बनी नहीं, तो शायरी का मर्डर हो गया। एक और शायरी का मर्डर हो गया। बात ना करो। जो दोनों देशों की राजनीतिक संरचना, सामाजिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक विकास को दर्शाते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में राजनीतिक संरचना, सामाजिक परिस्थितियों, ऐतिहासिक विकास को दर्शाते हैं, ऐसे शब्द आओ तो आओ कहां से एक साथ आते नहीं ना, ऐसे शब्द हैं। अगर आ जाए तो तुम्हारे जो इंट्रोडक्शन लिखोगे उत्तर का, तो उसमें मजा ना जाएगा, समझ बात है। तो ये जो शब्द आवा धीरे धीरे भैया लगातार पढ़ने से ही आवा ये शब्द, ठीक है। जब मान लो तुम कल को लिखने जाओगे, तुम कल तुमको मेंस देना तुम, और तुम बताइए क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो इसका इंट्रोडक्शन पहले से तैयार करके जाए, इतना सा 3 लाइन का, कि 3 लाइन लिख के काम समाप्त। और किसी भी देश के संविधान की तुलना कर लो जाकर, 3 लाइन आराम से पक्का याद कर लो, उसके बाद लिखते चले जाओ देश के बारे में बस। और है क्या इसमें, देखो अगर हेडिंग वाइज लिखोगे, शासन प्रणाली कैसी, भारत में संसदीय शासन प्रणाली, जहां राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है और वास्तविक कार्यपालिका का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। भारत में हो, अमेरिका में हो, क्योंकि दोनों तुलना कर रहे हैं ना, भारत में हो, अमेरिका में हो, भारत में हो, अमेरिका में हो, भारत में हो, अमेरिका में। वही चीज जो मैंने ऊपर वहां समझाई थी तुम्हें, जो तीनों समझाई ना डायग्राम की फॉर्म में, यही चीज यहाँ मौजूद है। ये सर नो, लेकिन इसे याद करना पड़ेगा ना, बिना याद करे कैसे काम चलेगा। सुन लो भाई, बात ना करो।
अब सोचो कि तुम पूरा का पूरा लिखो, नहीं, छोटे छोटे पॉइंट है ना। जैसे तुम्हारे पास टाइम कम है, संविधान की सर्वोच्चता, तो अब देखो अपनी बात कैसे लिखूंगा। अगर मैं अपनी मैं अब पेपर में इस क्वेश्चन को लिख रहा था, मेरे पास 10 मिनट का समय बच रहा है, इस पूरे उत्तर को लिखता तो मैं कैसे लिखता उस क्वेश्चन को। मैंने पता क्या करता, ऐसा करता, व्हाट क्यों ना ये चल जाता है। सुन लो, ध्यान लगा देखो, सुन जो मैं समझा रहा हूँ, सुन लो, ध्यान लगा। अगर मुझे इस क्वेश्चन को उत्तर लिखना होता कैसे लिखता मैं, ठीक, तो यार हम ऐसा करके लिखते। कौन सा संविधान की बात कर रहे थे, अमेरिका के संविधान की विशेषता, ये क्या फीचर्स है अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन के, ऐसा करके हेडिंग बना दी, ऐसा करके यहाँ करके ऐसा करके हेडिंग बना दी। जितनी भी हेडिंग होगी तुम्हारे पास, ऐसा करके अपनी बात को समझाकर आगे बढ़ जाते। और यहाँ पहले हेडिंग शासन प्रणाली, सही बात है, संविधान की सर्वोच्चता, और दो लाइन करके ऐसा करके। अभी तुम्हें पूरी डायग्राम दिखा, ये लिखा हुआ संविधान की सर्वोच्चता लिखते नहीं है ऐसे, क्या क्या लिखते हैं संविधान की सर्वोच्चता, लिख दिया था हमने, ऐसा करके ना ऐसे तीर का चिन्ह लगा देते। अब संविधान की सर्वोच्चता लिखते, दो देशों की बात कर रहे थे ना, एक तो भारत का, एक संविधान, भारत का लिखते, यहाँ लिखते भारत, ऐसा करके भारत के संविधान में क्या है, यहाँ लिखते अमेरिका, अमेरिका लिख देते नहीं, अपनी बात को तुम्हें समझाना बस। अब देखो संविधान की सर्वोच्चता में क्या है, क्या पॉइंट था वो, दूसरे शॉर्टकट में कैसे बनाया जाए, पूरा नहीं याद करना होता हो ना। अब मेन मकसद तो अपनी पूरी समझी बात को वहां इंस्ट्रक्शन देकर समझाकर आगे बढ़ जाना, इससे समझ जाएगा वो जीएस का पेपर, सही बात है, ऑप्शनल का पेपर दिया है, उसे अपनी बात को बताना कि हाँ तुमको आता था बिल्कुल ही। अच्छा तुमने पढ़ा था क्या, ये भी समझ लो क्या पढ़ा था तुमने, देखो क्या पढ़ा था, भारत के संविधान की संसद में संसद में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। अच्छा, अमेरिका के संविधान में सर्वोच्च, अमेरिका का संविधान सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है। ठीक, यहाँ क्या लिखा बताओ, भारत में संविधान सर्वोच्च है लेकिन संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। तो हमारे यहाँ जो भारत में क्या है, संसद को संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। अच्छा, हाँ, संसद को संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, ऐसे लिखा। और यहाँ क्या लिखेंगे हम, न्यायपालिका सर्वोच्च है, ऐसे लिख देंगे, इतनी बातें समझ जाएगा। न्यायपालिका सर्वोच्च, न्यायपालिका, पता लग चुका है। ऐसे साइड हेडिंग पर योग करके ऐसे करके लिखा जा, समझे भाई। अगर ये लिखना हो तो मैं देखो संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया ये लिखना हो तो वो बता सको तुम, ये भी बता सको, ये बता सको, हेडिंग के जरिए सारा का सारा। ठीक, ये सारा पढ़ना पड़ेगा तुम्हें और शॉर्टकट तरीके से निकालना पड़ेगा। लास्ट में जाएगी निष्कर्ष, अगर दे दोगे तुम बहुत अच्छी बात रहेगा। हाँ, ये निष्कर्ष पूरा ऐसा करके समझ गए। आगे चलते हैं, मैंने तुम बताया था फॉर्मेट, भारतीय संविधान बनाम ब्रिटिश संविधान, जितना पीछे समझा के आया था ना मैं सारा, इसे भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। ठीक, आगे चलते हैं, हो गया पूरा, चले। अब आइए हमारे पास संविधान की प्रस्तावना। ये प्रस्तावना की एक ही क्लास होगी, वो भी होगी कल, और एक ही क्लास के अंदर पूरी प्रस्तावना खत्म करके चला जाऊंगा मैं। लेकिन प्रस्तावना को जिस तरीके से मैं समझाऊंगा वो एक प्रकार का असीम तरीका होगा समझने का, पिछली बार की अपेक्षा में ज्यादा। ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत चीजें, इतनी चीजें सीखने को मिलेगी अगर तुमने अब तक नहीं सीखी हो। प्रस्तावना क्या बला हो, प्रिम्पल किसे कहते हैं, उद्देश्य का भी इसी का नाम है हमारे पास, सही बात है। ठीक, जिस टाइम पे मैंने क्लास पढ़ाया था ना, उस टाइम पर नवरात्रि चलते थे लड़के लड़कियों के, 8 फरवरी थे ना, फरवरी का महीना, फरवरी का महीना तुम्हारी उम्र के बच्चे के लिए शुभ माना था ना, सही बात है। 8 फरवरी, सुन लो,
तो हम समझने वाले प्रस्तावना क्या हो, प्रिम्बल क्या हो। जब भारत का संविधान, ओरिजिनल संविधान तुम उठाओगे, पहला पेज खोल लोगे तो पहला पेज गत्ता होगा, ठीक है। जब दूसरा पेज खोल लोगे ना, उसको प्रस्तावना लिख के रहा है। प्रस्तावना प्रिम्बल हो, मतलब मान लो मम्मी को किताब लिखो और किताब के पहले पन्ने पर अपना इंट्रोडक्शन दे दूं और बताऊं मैं किताब में किसे समर्पित करना चाहूंगा। सही, मम्मी किस चीज से ज्यादा प्रेरित हो, ठीक है, समझ की बात है। जैसे मैं कोई किताब लिखूंगा तो तब ऐसा कर दो। इसी प्रकार प्रस्तावना उद्देशिका प्रिम्बल, और उसमें क्या है, जब उद्देशिका पढ़ेंगे तो क्या क्या चीजें उसमें से निकलेगा, कब जोड़ी गई उद्देशिका, क्या क्या कारण है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर क्या चल रहा था, संविधान सभा के अंदर असली प्रस्तावना कहाँ से मौजूद है, वो पूरी प्रस्तावना दिखाऊंगा तुम्हें बोर्ड पे ही है, पूरा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन भी दिखाऊंगा करूंगा। समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत सवाल पूछे जाते हैं, भर भर के सवाल पूछे जाते हैं इस प्रस्तावना में। तो आज का हमारा वो पीछे का जो मेंस का टॉपिक था वो खत्म हुआ, मैंने उसका कंटेंट दे दिया, जब भी पढ़कर जाओगे पढ़ने का तरीका बता दिया तुम्हें। ये सर नो, चले भैया, इसी को ही तबाह कर देते हैं, इसे ही सत्यानाश कर देते हैं, ठीक है।